द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। तो हम आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे कि दिल्ली हमेशा से कोई बहुत मशहूर सिटी नहीं था, और ये सिर्फ 12वीं सदी में, 12th सेंचुरी में आके इम्पोर्टेंट बना। जो दिल्ली की इम्पोर्टेंस है वो पहले तोमारा राजपूत से शुरू हुई, और फिर चौहान जो थे अजमेर के, जिसमें पृथ्वीराज चौहान भी था, उनसे बननी शुरू हुई। और इसके समय जैन मर्चेंट रहते थे यहाँ पे, और जिनके सिक्के, जिसके बहुत सारे मंदिर थे वहां पे, और यहाँ के जो बनाए हुए सिक्के थे उसे दिल्ली वाल कहते थे, और बड़े वाइड सर्कुलेशन में थे। जो असली इम्पोर्टेंस दिल्ली की बनी है वो दिल्ली सल्तनत के बाद बनी है। सल्तनत जनरली मुसलमान रूलर्स के राज को कहते थे, जो कि 13वीं सेंचुरी के शुरुआत में हुई, 13th में। और टेबल में देख के हम देखते हैं कि ऐसा कैसे था। एक छोटा पुराना नक्शा दिखाया है दिल्ली का, जिसमें फिरोजाबाद, फिरोजशाह कोटला, हौज खास, सिरी, जहांपना, दिल्ली कुहाना, कुतुब मीनार, हाजी सुल्तानी, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, ये सब दिखाया है यहाँ पे। और यमुना भी दिखाई है बहती हुई। जो इसमें दिमाग लगाने की कुछ चीज, थोड़ी चीज है, वो है जो ये डायनेस्टीज जिन्होंने राज किया दिल्ली के ऊपर। तो दिखाया है तोमारा जो थे, उन्होंने शुरुआती 12वीं सेंचुरी से 1165 तक राज किया। इसी के अंदर आए अंगा अनागा पाला, और अनानगा पाला के बाद में चौहान आए। और चौहान जो थे ये अलग डायनेस्टी थी। चौहान के अंदर जो मैं इन्हें चाहे चाहमनास भी कहते हैं, राजस्थान से ये आते थे। और पृथ्वीराज चौहान हमने देखा था कि मोहम्मद गौरी से हार गया था 1192 में। तो इसके बाद में फिर तर्किश रूलर आए, जो जहां से सल्तनत बनाई हमने बात की है। और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 सिर्फ 4 साल राज किया। शामसुद्दीन ने किया इसके बाद में 15-16 साल राज। रजिया ने किया 4 साल राज। और ये इम्पोर्टेंट एक रूलर है, हमने पहले भी पढ़ा था, गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन के समय तो बहुत बड़ा राज्य बन गया था दिल्ली सल्तनत। इसके बाद में खलजी आए, तो खलजी ने करीब 1290 से 1320-30 साल तक राज किया, जिनमें 2 राजा थे, जलालुद्दीन खलजी और अलाउद्दीन खलजी। तुगलक भी है, तुगलकाबाद दिल्ली के अंदर एक जगह है। गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये करीब आपके 90 साल से भी ऊपर इन तीनों ने मिला के राज किया। जिसके अंदर जो सबसे लंबा समय दिखाया है वो तो फिरोज शाह तुगलक का ही दिखाया है, जो 30 साल 35 साल से भी ज्यादा जिसने राज किया। सईद डायनेस्टी जो थी वो फिर 40 साल के आसपास वो रही, जिसमें खिज्र खान जो था वो मेन राजा था। और अंत में लोधी डायनेस्टी यहाँ स्थापित हुई, जिसने करीब 70 साल राज किया। और बहलूल लोधी जिसका मेन था, जो जिसने 30-35 साल राज किया। तो एक डायनेस्टीज अगर हम बात करें तो राजपूत और तुर्किश, खलजी, तुगलक, सईद और लोधी डायनेस्टी यहाँ थी। तो अगर हम तुर्किश रूलर को हटा दें तो लोधी, सईद, तुगलक, खलजी और राजपूत डायनेस्टी यहाँ पे दिल्ली के ऊपर राज किया। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है और हमारा इंटरेस्ट जगा दिया है अभी तक। तो पहले मैन्यूस्क्रिप्ट कैसे बनती थी तब? मैन्यूस्क्रिप्ट जो कि कागज पे लिखी जाती थी, उसके लिए पहले तो कागज बनाना पड़ता होगा, उसके बाद ही उस पे कुछ टेक्स्ट लिखा जाएगा, फिर उसके ऊपर सोने की मेल्टिंग की जाएगी,
जिससे जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट और हाइलाइट्स है उसे बड़ा इम्पोर्टेंट बनाया जा सके, और फिर आखिरी में उसके ऊपर जिल्द चढ़ाई जाएगी। तो जो इस तरह की मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखते थे उन्हें तवारीख, इस तरह की मैन्युस्क्रिप्ट्स को तवारीख कहा जाता था, जो कि पर्शियन में लिखी जाती थी। पर्शियन यानी ईरान की जो लैंग्वेज थी, पर्शिया की जो लैंग्वेज थी। और अगर एक ही फरमान है ऐसा तो तारीख, और अगर ज्यादा है तो तवारीख। जो ये ऑथर थे तवारीखों के, ये बड़े समझदार लोग होते थे, और सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स एंड कोर्टियर्स, तो जो राजा को तब तक के इवेंट्स जो हुए थे उसके बारे में बयान करते थे, या जो राजा था उसको बताते थे, रूलर को वो एडवाइस करते थे कि कैसे वो अच्छा शासन को लागू कर पाए, और ताकि उसके नीचे के लोग खुश रहे। जो सेक्रेटरीज होते हैं वो है किसी राजा को पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे हेल्प करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर तो खुद डायरेक्ट जिम्मेवारी लिए होते हैं किसी डिपार्टमेंट की। कवि हो गए पोएट। कोर्टियर वो जो राज दरबार के अंदर लोग बैठते थे राजा के साथ, ताकि कभी भी जरूरत पड़े राजा को तो वो बता पाए कुछ भी। जो इसी तरह से सर्कल ऑफ जस्टिस के बारे में फक्र ई मुदाबिर ने कहा है कि जो राजा है वो सोल्जर्स के बगैर नहीं रह सकता। जो सोल्जर है उन्हें सैलरी चाहिए खाना खाने के लिए, और सैलरी तो पेजेंट्स या साधारण नागरिकों की तनख्वाह से ही आते हैं, की कमाई से ही आते हैं। और वो लोग जो साधारण हैं, अगर वो खुश और कमा नहीं रहे होंगे, ग्रोथ नहीं होगी, तो अल्टीमेटली राजा नहीं चल सकता। तो ये चीज राजा को अपने दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए। इसमें जो देखने की बात है ये कि जो तवारीख लिखते थे वो एक तो सिटीज में रहते थे, जैसे ज्यादातर दिल्ली, और गांवों के अंदर ना ही उनको इतनी नॉलेज थी। और दूसरा ये कि वो उनकी यही कोशिश रहती थी कि वो राजा को खुश करे, खुश रखे, ताकि उन्हें चीजें और मिलती जाए। और उस समय का तीसरी बात ये है कि जो सोशल स्ट्रक्चर था उसे बर्थ राइट यानी कि जन्म सिद्ध अधिकार और जेंडर डिस्टिंक्शन, तो लड़कियों को इतना हक नहीं था और लड़कों को ज्यादा हक था। ये पिलर्स थे, स्तंभ थे जिसके ऊपर सारी सोसाइटी खड़ी थी। तो वो भी इसी के बेसिस पे ही गाइड करते थे। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 1236 में जो रजिया थी वो एक लेडी होने के बावजूद, लड़की होने के बावजूद सुल्तान ऑफ दिल्ली बनी। वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, और हालांकि उसका बड़ा भाई था, मगर उसके मौत के बाद में रजिया को ही बनाया गया सुल्तान। सुल्ताना जो कि टर्म यूज की जाती थी नॉर्मली वाइफ की, सुल्तान की बीवी की, वो उस टाइटल को रिफ्यूज किया उसने, और उसने कहा नहीं मैं सुल्ताना नहीं सुल्तान हूँ। और जो तब के कवि हैं मिनहाज ई सरताज, उन्होंने भी उसकी राज करने की क्वालिटी, क्षमता को तारीफ की है, मगर उन्होंने उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी। तो वो कहते कि भगवान के बनाए हुए उसूल जिसमें एक आदमी को रूल करना चाहिए, उसके खिलाफ ऐसे कैसे एक लेडी को राज करने दिया जा सकता है। ये जो एग्जाम्पल है दिल्ली में लेडी का सुल्तान बनने का, लड़की का, वो अकेला नहीं है। और इसी तरह से वरंगल के अंदर आंध्र प्रदेश में भी क्वीन रुद्रमा देवी ने राज किया, और क्वीन दीदा का एग्जाम्पल है कश्मीर में राज करने का भी। तो और थे इस तरह के एग्जाम्पल्स। तो क्वीन दीदा तो 20 साल तक राज कर पाई, और क्वीन रुद्रमा देवी भी
17 साल तक राज कर पाए। हालांकि रजिया इतनी लकी नहीं थी और 4 साल बाद ही इस तरह का घटनाएं घटी कि उसका राज चले गया और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। मगर एक जो दिल्ली की इम्पोर्टेंस है वो हम देखते हैं कि बढ़ती चली गई। और जो गैरिसन टाउन मतलब जहाँ पे सिर्फ आर्मी रहती थी, वहां से लेके और एक एम्पायर बनता चले गया दिल्ली, जो कि जिसके अंदर शामसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि रजिया का फादर था, उस समय ये सब सिटीज आते थे, जिसमें मुल्तान, काजाकोट, लाहौर, सारी नदियां पंजाब की, मंदौर, चंबल, रणथंबोर, बनारस, अवध, बदौन, बारन, बरवाला, सुनाम, कथुराम, ये सब आपका ये लगाइए पंजाब, बहुत अधिकतर यूपी, काफी मध्य प्रदेश, राजस्थान और काफी पंजाब का पाकिस्तान, पाकिस्तान का पंजाब, ये सब शामसुद्दीन इल्तुतमिश के नीचे था, जो कि अर्ली 13th सेंचुरी में था, यानी कि 1200 सदी के शुरुआत में, जो जो 1200s में, जो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि जो ये इस तरह का बड़ा राज्य चलाना दिल्ली से आसान नहीं था। और सिंध और बंगाल तक ये इस चीज को बनाए रखना अपने राज्य को बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जैसे ही कुछ बारिश पड़ती या कुछ भी प्रॉब्लम आती तो कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाती, राजा क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, इतने दूर दराज के इलाकों में ये खबर ही पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाता। और इसके अलावा जो मुश्किलें थी वो बढ़ गई जब मंगोल ये गौरी और गजनी ये अफगानिस्तान से हमला करने लगे दिल्ली पर। तो सुल्तान जो बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पाते थे, लेकिन एक्सपेंशन फिर भी हुई और गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक ने इन चैलेंजेस के बावजूद एक्सपेंशन को ना सिर्फ बड़ा किया और अच्छा राज भी कर पाए। जो इसमें दो तरह के फ्रंटियर खुलते हैं राज को चलाने के लिए। एक तो एक्सपेंशन को लेके आप और नई टेरिटरी ऐड करते हो, दूसरा आपके अंदर जो राज्य है ऑलरेडी उसके अंदर खुशहाली फैलाने के लिए आप अच्छा प्रोग्रेस करने की कोशिश करते हो। तो प्रोग्रेस का मतलब तो यही था कि और एग्रीकल्चर किया जाए और जो सिविलाइजेशन है उसे बढ़ाया जाए। तो जो बेचारे हंटर गैदरर थे उस समय भी, उनको निकाल दिया गया, खदेड़ दिया गया फॉरेस्ट से बाहर, फॉरेस्ट को काट के और एग्रीकल्चर लैंड बना दिया गया। और इस तरह से इसी को एक्सपेंशन कहते थे, इसी को इंटरनल फ्रंटियर कहते थे। और ये यहाँ फिर एग्रीकल्चर होने लगा और नए शहर और फोर्ट्रेसेस एस्टेब्लिश कर दी गई, जिसमें ट्रेड होने लगा। जो दूसरी तरह की एक्सपेंशन है वो है एक्सटर्नल, और जो मिलिट्री एक्सपीडिशन से होती है उसके अंदर जो अलाउद्दीन खलजी था वो उसने शुरू किया सक्सेसफुली, और मोहम्मद तुगलक तक ये एक्सपेंशन चलती गई। ये इस दौरान हाथी, घोड़े, स्लेव्स और कीमती मेटल्स, इन्हें दिल्ली के अंदर और बढ़ाया गया और लाया गया। तो जब तक मोहम्मद तुगलक का राज खत्म हुआ 150 साल बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत से, तो दिल्ली सल्तनत ने करीब उस समय सारा सब कॉन्टिनेंट यानी कि पूरा हिंदुस्तान पर लगभग काबू किया हुआ था। ये एक मैप यही चीज दर्शाता है। तो दिल्ली से गुजरात तक करीब 13वीं सदी के एंड के अंत तक गुजरात आ गया था। 1303 तक चित्तौड़ का जो किला है वो फतेह हो गया। 1301 तक रणथंबोर, 1303 तक हम वरंगल पहुंच गए थे जहां क्वीन रुद्रमा देवी का राज था किसी समय। कारा से लेके देवागिरी तक 1311 तक आ गए। यादवास
का जो एरिया था वो 1310 तक, और द्वार समुद्रा जो है वो वहां से लेके, और जो चोलास के जो कैपिटल की टेरिटरी थी थंजावुर, मदुराई, वो भी 1311-12 तक दिल्ली सल्तनत के अंदर आ गई थी। तो जो अलाउद्दीन खलजी का जो कैंपेन था वो, उसने करीब सारा साउथ इंडिया, जिसमें पांडवास, चोलास, चेरास, इन सब का एरिया को अपने अंदर ले लिया था, अपने अपने राज्य में समा लिया था।